नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आज 5वें दिन के क्लास में मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से आप सब से एक बार फिर मुखातिब हूँ। साथियों, कल मैंने आपसे इलेक्ट्रिसिटीज़ के कुछ प्रारंभिक गुणों के बारे में बातचीत की थी। आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियाँ हैं उनको कार्यकारी दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ग्रुप बनाया गया है फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक औषधियों का समूह, जिसमें हमारी एस ग्रुप, ए ग्रुप, पी ग्रुप, वर्म ग्रुप, लिम्फ ग्रुप और बेंडियो ग्रुप, तथा दूसरे ग्रुप को हमने बनाया टिश्यू ऑर्गन मेडिसिन के रूप में या टिश्यू ग्रुप के रूप में, जिसमें सी ग्रुप की सभी औषधियां रखी गई। अब फंक्शनल ग्रुप और टिश्यू ग्रुप का जो मूल अंतर है वो ये कहता है कि जो फंक्शनल ग्रुप की औषधियां हैं, इन फंक्शनल ग्रुप की औषधियां ये हमारे शरीर के संबंधित अंगों के में जाकर के उनके कार्यों में संशोधन को प्रेरित करती हैं। जैसा मैंने आपसे बार बार कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां किसी क्रिया में भाग नहीं लेती, ये उनके कार्यों को जाके प्रेरित करती हैं। यानी अगर कार्य अधिक हैं तो कम करने को प्रेरित करती हैं, अगर काम कम है तो अधिक करने को प्रेरित करती हैं। तो जो क्रियात्मक समूह की औषधियां हैं, यस ग्रुप से लेकर के और बेन ग्रुप तक, केवल सी ग्रुप को छोड़ के, ये सारी की सारी औषधियां हमारे शरीर के क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करती हैं और क्रियात्मक समूह की औषधियां शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर जाके अपना नियंत्रण करती हैं, उनके कार्यों में संशोधन करती हैं और उनको अपेक्षित निर्देश देती हैं। और जो टिश्यू मेडिसिन है, टिश्यू मेडिसिन उन संबंधित अंगों में जो कमियां आती हैं, उन अंगों की कमियों के ऊतक स्तर तक जाकर के ऊतकों के कार्यों में संशोधन करती है। तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां मूल रूप से दो वर्गों में विभाजित की गई हैं, क्रियात्मक समूह और ऊतक समूह। हिंदी के जानने वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ और अंग्रेजी शब्द के जानकार लोग समझ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं आपको विज्ञान नहीं पढ़ाना चाहता, जीव विज्ञान नहीं पढ़ाना चाहता। आप सब चिकित्सक हैं और आप इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि क्रियात्मक समूह और ऊतक समूह का क्या अर्थ होता है। हाँ, यदि आप में से हमारे कुछ साथी जीव विज्ञान की जटिल क्रियाओं के बारे में भी जानना चाहेंगे तो वो पर्सनल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 97 93 25 23 55 पर हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। कल हमारे बहुत से साथियों ने महाराष्ट्र से, भिवानी से, जमशेदपुर से और सूरत से हमारे व्हाट्सएप पे हमारे इस कार्यक्रम का स्वागत किया है। मैं उन सभी चिकित्सक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं आज एक बार पुनः डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर लोड कर रहे हैं और आप तक बड़े आसानी से पहुंच रहा है और आप सब इसको बहुत अच्छी प्रतिक्रिया के रूप में देख रहे हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरे 5 मिनट के इस कार्यक्रम में लगभग 8 लोग हमारे साथ लाइव चल रहे हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अब आइए हम आपको एक बार अपने शोध के अनुरूप, अपने विगत 37 वर्षों के अनुभव के अनुरूप हम ये बता दें। अगर आपके पास कलम और कागज हो तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सभी औषधियों को उनके कार्यों की क्षमता बढ़ाने या घटाने के क्रम में उन अंगों का नाम दिया है, जिसमें पहला है यस1। ये हमारे शरीर के माउथ पर, थ्रोट पर, सैलिवरी ग्लैंड पर और शरीर में पाए जाने वाली सभी प्रकार की ग्रंथियों पर अपना प्रभाव दर्शाता है। यस2, ये हमारे शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्सेसरी ऑर्गन्स, गॉल ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर
और मेमोरी ग्लैंड्स पर अपना प्रभाव छोड़ता है। यस3 आमतौर से ये टेस्टिकल्स पर अपना प्रभाव दर्शाता है, लेकिन कुछ प्रयोग और कुछ रिजल्ट इसके स्किन के या हमारे शरीर के बाहरी आवरण पर भी देखा गया है। यस5 स्किन, लीवर, स्प्लीन, मोट्रियल नर्व। यस6 ये स्पेशली किडनी पर अपना प्रभाव दर्शाती है। यस10 ये हमारे शरीर में स्थित स्टमक, ग्लैंड और नर्वस सिस्टम पे अपना प्रभाव दर्शाती है। यस11 सभी प्रकार के वैगस नर्व और सभी अन्य तंत्रिकाओं पर अपना प्रभाव डालती है। यस12 ये विशेष रूप से सिर्फ आंखों के लिए आई पर अपना प्रभाव देती है। यानी यस ग्रुप के यस1, यस2, यस3, यस5, यस6, यस10, यस11 और यस12 ये हमारी यस ग्रुप की मूल औषधियां हैं। इसके बाद A1 का काम आर्टरीज पर बहुत देखा गया है और A2 का काम वेन्स पर देखा गया है। हमारे कुछ चिकित्सक कभी कभी लिखते हैं कि छोटे बच्चों को A1 दिया जाए, बड़े लोगों को, इस उम्र के लोगों को A2 दिया जाए, बुजुर्गों को ये दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। A1 और A2 का डिवाइडेशन आर्टरीज और वेन्स के आधार पर किया गया है और इनका काम भी इसी पर देखा गया है। यानी A1 हम आर्टरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमको ये लगता है कि ये दवा हमारी आर्टरीज तक पहुँचनी चाहिए, और A2 का उपयोग हम वही करते हैं जहाँ हमको ये लगता है कि इस दवा का उपयोग हमको वेन्स तक पहुँचाना है। A3 हमारे हार्ट की दवा है जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट कवर करती है। जहाँ पर भी हमको ब्लड सर्कुलेशन संबंधित कोई भी दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को हमें प्रॉपर करना है, ब्लड सर्कुलेशन को सही रूप में करना है, हार्ट की पंपिंग को सही करना है, या हार्ट के किसी प्रॉब्लम को हमारे दिमाग में कोई बात आ रही है, वहाँ पे हम A3 को लगाते हैं। P1 ये ब्रोंक्यूल्स की दवा है, ब्रोंक्यूल पे अपना अच्छा प्रभाव दिखाती है। P2 हमारे दोनों लंग्स पर, P3 ट्रेकियल पर, P4 कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम P4 का उपयोग आमतौर से जब P4 के साथ यफोन लगा देते हैं और कंपलसरी यफोन लगा देते हैं तो हमें लगता है कि P4 का काम कुछ तेज बढ़ गया है हमारे कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करने के लिए। L1 सबसे महत्वपूर्ण औषधि। L1 जानते हैं लिम्फ को कवर करने की दवा है और कंप्लीट लिम्फेटिक चैनल को ये कवर करती है बॉडी के, क्योंकि ब्लड एंड लिम्फ पर ही हमारी पूरी क्रिया विज्ञान है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। इस नाते L1 सबसे महत्वपूर्ण औषध के रूप में कंप्लीट लिम्फेटिक चैनल पे अपना प्रभाव दिखाती है। F1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवा है। बीच में मैं L2 छोड़ गया। L1 आपका लिम्फेटिक चैनल पे और L2 ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड पर कंप्लीट। F1 ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवा है। जहां पर भी हमको ये लगता है कि हमको मस्तिष्क से संबंधित क्षेत्रों को कवर करना है, वहां पे हम F1 का प्रयोग करते हैं। F2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम F2 का प्रयोग शरीर के बाहरी शरीर के अंगों में जो बाहरी तंत्र का सिस्टम प्रकृति ने बनाया है, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का, वहां पर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को याद करते हैं। वर्वन ये लैक एंड स्टिमुलेट ग्लैंड ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन माना गया है। जब हमको ये लगता हो कि हमारे स्टमक के ग्लैंड्स लैक कर गए हैं या स्टिमुलेट करना है उनको, तो उस अवस्था में हमको वर्वन लेना पड़ता है। वर्टू का उपयोग हम करते हैं अदर ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टमक में। हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक में बहुत सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो परोक्ष और अपरोक्ष के रूप में कार्य करती हैं। तो ऐसी दशा में हम ये मान के चलते हैं कि हमको यहाँ पर वर्टू का उपयोग करना पड़ता है। वेनवन ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने F1 और वेनवन दोनों से जोड़ रखा है। हालांकि बहुत से लोग वेनवन को सेक्सुअल ऑर्गन से जोड़ देते हैं, लेकिन वेनवन का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है। हमको अगर खुजली होती है, खुजलाहट होती है, तब भी हमारा मस्तिष्क उसमें इन्वॉल्व होता है
और हमने इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा प्रयोग देखा है। बुखार में F1 और वेन1 को साथ मिलाने से, WE के साथ जोड़ देने से इसके प्रभाव बहुत अच्छे रहे हैं। C1 ये प्यूटेटरी ग्लैंड या जिसको हम आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं अपनी बॉडी में, और माइक्रो और म्यूकस मेम्ब्रेन पे C1 का प्रभाव देखा गया है। जहां भी म्यूकस सेक्रेशन हो रहा है आपके माउथ ऑर्गन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, जहां पर भी आपको म्यूकस सेक्रेशन का जरा भी संदेह होता है कि यहाँ पे म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है या म्यूकस का सेक्रेशन हो रहा है, ऐसी दशा में आप C1 को कंपलसरी कर देते हैं। C2 यूरिनरी ब्लैडर के लिए और गाल ब्लैडर। C2 का उपयोग हम यूरिनरी ब्लैडर और गाल ब्लैडर के लिए प्रायः कर सकते हैं। C3 जैसा आप जानते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ब्लड पर ही आधारित है, इसलिए C3 ये टेंडेंस में, जेलेटिनस टिश्यूज में और कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड पर। अब ब्लड में आपका WBC, RBC, प्लेट्स, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसिन, सब पर ये इसका काम बहुत ही अच्छा देखा गया, यानी कंप्लीट ब्लड सिस्टम पर या ब्लड के सारे कंपोजिशन पर हम इसका प्रभाव देख रहे हैं। C4 में थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, ध्यान देने की बात है कि C4 आमतौर से बोन और जॉइंट्स की मेडिसिन को हम लोगों ने अपने प्रयोग में पाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शरीर में मान लीजिए कोई ऐसी कड़ी गांठ बन जाए जो हार्डनेस ले ले, जिसमें हार्डनेस दिखाई पड़ती हो, कठोरता हो, वहां पर भी हम C4 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि C4 बोन से का तात्पर्य है कि जहां पर भी मांसपेशियां या टिश्यू कठोर बन चुके हों और वहां पर ठोस लग रहा हो कि ये बिल्कुल पत्थर ऐसा लग रहा है या बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर में है, वहां पे हम C4 का प्रयोग करते हैं। और C4 को देते ही C4 के साथ जब हम S5 मिलाते हैं और B मिलाते हैं तो वहां का स्वेलिंग, सूजन, दर्द ये सब अपने आप समाप्त हो जाता है। C5 ये टिश्यू मेडिसिन है जो ये है। C6 टिश्यू मेडिसिन आपकी किडनी के लिए है, ये S6 के साथ प्रायः इसका हम प्रयोग करते हैं। C10 इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर और पैंक्रियाज के लिए, ये सब टिश्यू मेडिसिन है जो इन अंगों पर कार्य करती है। C13 म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने C1 का नाम आपको लिया, उसी तरीके C13 का काम भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे है। C15 स्पेशली स्टमक के टिश्यू मेडिसिन है, स्टमक के अंदर की चीज़ों को। जब आप कभी कभी आपके पास रोगी आता है और कहता है कि सर पेट मेरा बहुत फूल रहा है, गैस बहुत बन रही है, तो उस समय जब आप L1 A3 के साथ C15 मिला देते हैं की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के ट्रैक को कवर करता है और वहां पर जो अतिरिक्त उत्पाद बनने की क्रिया इन स्टमक में बनती है, उन कार्यों पर जाकर के ये अपना रोल दिखाने लगता है। C17 यूरेथ्रा का है, यूरेथ्रा पर इसका अच्छा प्रभाव है और यूरेथ्रा में आने वाले किसी प्रकार के दबाव को, इन्फेक्शन को, उसकी कार्यप्रणाली को, उसके तेज या कम ज्यादा होने पर C17 का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये हमने अंग वाइज आपको मेडिसिन का एक तरीका बताया। जो लोग इसको नोट नहीं कर पाए होंगे, मैं इसको फिर उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। अगर आप मुझसे मांगना चाहेंगे तो मैं आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड भी कर दूंगा। जो कंपाउंड मेडिसिन बनाई गई, देखिए कंपाउंड मेडिसिन के बारे में मेरा ये मानना है कि कंपाउंड मेडिसिन जो मैटी जी के समय बनाई गई, उसके अतिरिक्त आज जितने भी चिकित्सक अपने किसी रोग में किसी रोगी को औषधियों का मिश्रण देते हैं या अपना जो फार्मूला बनाते हैं, दैट इज ओनली कंपाउंड मेडिसिन। यानी हम उसको, कंपाउंड मेडिसिन का मतलब है संयुक्त तरीका, संयुक्त रूप से औषधियों को मिलाना। तो जब हम कंपाउंड मेडिसिन की बात करते हैं, तो जब हम एक से अधिक औषधियों का चुनाव करते हैं, तो अब देखना ये होता है कंपाउंड मेडिसिन में, जब हम कंपाउंड मेडिसिन बनाते हैं या दिमाग में रखते हैं, रोगी को कोई फार्मूला देते हैं, कल्पना कीजिए कि हम
किसी एक मेडिसिन में एक पौधा मिला हुआ है और हमको उसके साथ दूसरी दवा मिलानी है, तो हम ये भी ध्यान रखें कि उस कंपाउंड मेडिसिन को बनाते समय पौधे ओवरट्रेक न कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर इनका कॉम्बिनेशन बिगड़ न जाए। अगर मान लीजिए कि नक्स भूमिका यशों में मिली हुई है और हमको C5 उसमें मिलाना है, और C5 में भी आप ये ध्यान दे दें कि क्या नक्स भूमिका वहाँ भी तो नहीं मिली है। अगर वहाँ मिली है तो वो दवा मिक्सचर नहीं की जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है, आपका अनुभव क्या कहता है मैं नहीं कहता, चूंकि मैं आपको अपने सारे 35 वर्षों के अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी रोगी के प्रति कंपाउंड मेडिसिन का प्रयोग करना चाहें, कंपाउंड मेडिसिन बनाना चाहें, उसके ग्रुप को बनाना चाहें, तो इसका ध्यान जरूर दें कि एक पौधा अगर किसी दवा में मिला हुआ है तो दूसरे ऐसी दवा का चुनाव न करें जिसमें वो पौधा ऑलरेडी हो, क्योंकि फिर उस पौधे का रेशियो हमारे एंजाइम्स के रूप में जो औषधियां शरीर में जा रही है उसका रेशियो बढ़ जाएगा। उस रेशियो के बढ़ जाने से हमारे फार्मूले पर हमारे रोगी के कार्य करने की दिशा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि आ जाएगी और तब हम रोगी के रोग में भटकते रह जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप फिर सुन लें कि जब आप विभिन्न औषधियों को आपस में मिलाएं तो ध्यान रखें कि किस औषधि में कोई पौधा अगर पड़ा है तो